हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट। रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में अगर आपने माल ले रखा है तो आप अलर्ट हो जाइए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस स्टॉक का हम कंप्लीट एनालिसिस आपको बताने वाले हैं और हम आपको वो खेल बताने वाले हैं जो इस स्टॉक में चल रहा है, ऑपरेटर गेम भी। और आने वाले टाइम में इस स्टॉक में कुछ इस तरह के डेवलपमेंट्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, जहां पर एक बहुत भारी वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्टॉक ने पिछले 2 महीने में एक नॉन स्टॉप रैली दी है। 55 पैसे के आसपास का लो बना के 4.25 साढ़े 4 रुपये तक ये स्टॉक गया है। 2 महीने में लगभग 7-8 गुना हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद पिछले 4 सेशन से स्टॉक में लगातार भारी वॉल्यूम के साथ लोअर सर्किट लग रहा है। अब काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऊपर के रेट पे ये स्टॉक लिया है या पहले लिया हुआ है, नीचे के रेट पे लिया हुआ, उनके दिमाग में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब हम क्या करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस स्टॉक को लेके काफ़ी सारी अफवाहें भी उड़ रही हैं मार्केट में। पुरानी न्यूज़ को बताया जा रहा है कि कभी कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी इनकी एसेट्स खरीद रहा है, मुकेश अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन में पैसा लगा रहा है। फिर न्यूज़ आ रही है कि मुकेश अंबानी पैसा नहीं लगा रहा है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप एंड तक देख लीजिए। स्टॉक के बारे में एक डिटेल में एनालिसिस, जो एनसीएलटी में इसका केस चल रहा है उसका डिटेल में हमने पूरा एनालिसिस आपके लिए किया है। इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जो एजीआर को लेके न्यूज़ आई थी लास्ट वीक, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि आरकॉम, एयरसेल और वीडियोकॉन जो तीनों कंपनीज बैंकरप्सी में जा चुकी हैं, उन पर जो एजीआर ड्यूज़ है वो कौन देगा। इन तीनों फर्म के ऊपर 40,000 करोड़ के आसपास का एजीआर ड्यूज़ है। इन्होंने अपने स्पेक्ट्रम जो है ऑलरेडी दूसरी कंपनी को बेच दिए हैं। एयरसेल ने अपना स्पेक्ट्रम भारती एयरटेल को, आरकॉम ने अपने स्पेक्ट्रम का ज़्यादातर पार्ट रिलायंस जियो को, और वीडियोकॉन ने अपना स्पेक्ट्रम भारती एयरटेल को सेल कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अरेंजमेंट था वो ये था कि स्पेक्ट्रम जब तक इन कंपनीज के पास है तब तक का एजीआर इन कंपनीज को देना है। उसके बाद जिस कंपनी को इन्होंने स्पेक्ट्रम सेल किया है उन कंपनीज को स्पेक्ट्रम का ड्यूज़ पे करना है। आरकॉम के केस में 25,000 करोड़ के आसपास का स्पेक्ट्रम ड्यूज है, जहां पर उन्होंने ये बात कही है कि 13,000 करोड़ उसमें से जियो को देना है, और जियो ने इस इंटरप्रिटेशन को जो है एक्सेप्ट नहीं किया है। जियो के हिसाब से उनका जो एजीआर का ड्यूज़ है वो कम है। फ्रेंड्स, अगर उसको हटा भी दें और जो उसको हटाने के बाद 12,000 करोड़ के आसपास का जो ड्यूज़ रहता है, आरकॉम की तो नेटवर्थ पूरी रोड हो चुकी है, ऑलरेडी बैंकरप्सी रेजोल्यूशन में जा चुकी है, तो आरकॉम तो इसको पे नहीं कर पाएगी। आगे हम आपको बताते हैं कि जो 12,000 करोड़ का, अगर जियो 13,000 करोड़ पे करती है और 12,000 करोड़ की लाइबिलिटी आरकॉम के ऊपर पड़ती है, तो इसकी वजह से जो एनसीएलटी में इनका केस चल रहा है वहाँ पर किस तरह का इंटरप्शन आ सकता है। फ्रेंड्स, आरकॉम जो है ऑलरेडी बैंकरप्सी के लिए जो है जा चुकी है। 49,000 करोड़ के आसपास का इनका टोटल जो है एस्टिमेटेड डेट है। वहाँ पर जो है जो आरकॉम की कमेटी थी वो ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है, जहाँ पर काफ़ी बड़ा हेयर कट इनके लैंडर्स लेंगे, क्योंकि जिस तरह का डेट इस कंपनी पर है और जिस तरह की एसेट्स है, वहाँ पर कितनी भी ऊपर की बिड आए, एक बहुत बड़ा हेयर कट, लगभग 50% से ऊपर का हेयर कट लैंडर्स को लेना पड़ेगा अगर सक्सेसफुली ये रेजोल्यूशन होता है। फ्रेंड्स, एसबीआई ने जो है 1200 करोड़ की जो डेट थी उसको लेके ऑलरेडी बैंकरप्सी फाइल किया हुआ है। वहाँ पर ये बात भी आई थी कि अनिल अंबानी की वहाँ पर पर्सनल गारंटी है। हालांकि एजीएम में जो अभी रिलायंस एडीएजी ग्रुप की हुई थी, वहाँ पर अनिल अंबानी ने ये बात बोला था कि मेरी पर्सनल गारंटी वहाँ पर नहीं है, पर उसको लेके जो है ऑलरेडी जो है एनसीएलटी में केस चल रहा है, जिसका जो जजमेंट है वो रिजर्व कर लिया गया है और बहुत जल्दी जो है उसका जो जजमेंट है वो आ सकता है। आरकॉम के पास फ्रेंड्स, पहले भी आरकॉम ने जब लास्ट 2 साल पहले ट्राई किया था जियो को एसेट सेल करके फंड जुटाने का, पर वो डील कैंसिल हो गई थी। जियो ने पहले भी इनकी जो एसेट्स हैं, फाइबर एसेट्स को खरीदने की कोशिश की थी, पर वो डील कैंसिल हो गई थी। वहाँ पर जियो ने कहा था कि जो कंपनीज की पास्ट लाइबिलिटी है उनको हम बेयर नहीं करेंगे। उसके बाद जो है इरेक्सन का पेमेंट देने में कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई थी और इरेक्सन ने इनको एनसीएलटी में घसीटा था। ऊपर से एसबीआई ने भी जो है इनके ऊपर रेजोल्यूशन के लिए एनसीएलटी में केस किया था।
फ्रेंड्स मार्च की बात है, तब जियो ने इनके फाइबर एसेट बिजनेस के लिए और यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने इनकी अदर एसेट्स के लिए, जिसमें रियल एस्टेट और डेटा सेंटर्स के लिए बिड किया था। हालांकि उस बिड को एक्सेप्टेंस को लेके, एनसीएलटी के रेजोल्यूशन को लेके अभी तक कोई भी क्लियरिटी नहीं आई है। अब आप ध्यान से इस बात को समझिए फ्रेंड्स कि आरकॉम का जो वायरलेस बिजनेस है वो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है, स्पेक्ट्रम जियो के पास जा चुका है। अब कोई भी एनसीएलटी में बिड कर रहा है तो वो उनकी एसेट्स को बिड कर रहा है। यहाँ पर आरकॉम के एसेट्स को खरीद के कंपनी को तो कोई रिवाइव करने से रहा। अब आप समझिए कि 49,000 करोड़ के आसपास के डेट है, वहाँ पर 50-60% की हेयर कट की बात चल रही है, ध्यान से समझिए। तो वो पूरी डील ही जो है वो बिड ही 15-20 हज़ार करोड़ की आनी है। अगर वहाँ पर 12,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो रेजोल्यूशन के लिए आएगा वो एजीआर का ड्यूज पे करना पड़ेगा उसको, तो ऑब्वियसली इनको बिडर मिलना बहुत मुश्किल है। वो केस एनसीएलटी में फिर खिंचता रहेगा। तो ऐसे में ऑलरेडी नेटवर्थ इरोड हो चुकी है, तो स्टॉक फिर से जो है एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ से ले सकता है। हो सकता है फिर से स्टॉक 1-1.5 रुपये चला जाए, क्योंकि ये केस यहाँ से रिजॉल्व होने वाला नहीं है। इस बात को आप मान के चलिए। जिस तरह से एजीआर का जो है केस बीच में आ गया है, ऑब्वियस है कि 12,000 करोड़ कोई भी बिडर एजीआर को पे करके फिर इनकी एसेट्स को खरीदे तो वो लैंडर को कुछ मिलेगा ही नहीं। इतना बड़ा हेयर कट वहाँ लैंडर नहीं लेंगे, केस चलता रहेगा। 30 जून को जो इंसॉल्वेंसी का केस है जो एसबीआई ने फाइल किया था, उसका कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया हुआ है, वो भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स आरकॉम में जिस तरह की वॉलेटिलिटी बनी हुई है और एजीआर के ड्यूज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो ड्यूज़ तो देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि अगर कंपनी बैंक्रप्सी में चली गई है तो वो ये मत मान के चले उसको एजीआर का ड्यू पे नहीं करना है। तो फ्रेंड्स ये केस और उलझता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जिसने भी माल लिया है उसको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस स्टॉक में नई पोजीशन बनाने से तो बचे ही, और एक बड़ी क्वांटिटी खरीदने जिनके पास है वो कोशिश करे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो निकलने का सोचे। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर कोई जिसने भी खरीदना है सिर्फ एसेट्स खरीदनी है और उन एसेट्स को अपने बिजनेस में यूज़ करना है। जैसे जियो के केस में इनके पास जो स्पेक्ट्रम है वो यूज़ कर रहे हैं, कल को ये इनके एसेट्स लेते हैं तो वो जियो के बिजनेस में ही रहेगा। यहाँ पर आरकॉम के रिवाइवल के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं और नेटवर्थ इरोड हो चुकी है। ऐसे में शेयर होल्डर को कोई बहुत बड़ा रिवार्ड मिले, इस बात के चांसेस बहुत कम है। जब ये 50 पैसे 55 पैसे चलता था वहाँ पर रिस्क रिवार्ड फिर भी फेवर में था कि किसी ने लिया है तो कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं था। पर स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस रेट पे, तो फ्रेंड्स रिस्क रिवार्ड भी फेवर में नहीं है और समहाउ कैपिटल इरोड होने का डर भी है, क्योंकि एजीआर ड्यूज़ का हैंगओवर आ चुका है और उसके बाद से स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट भी लग रहा है। हो सकता है कि लोअर सर्किट और लगे, स्टॉक काफ़ी नीचे जाए, तो यहाँ बॉटम फिशिंग करने से भी बचें। एडीएजी ग्रुप की सबसे ख़राब बैलेंस शीट में से ये एक कंपनी है जहाँ पर रिवाइवल के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जिसने भी खरीदना है सिर्फ इनकी एसेट्स में इंटरेस्टेड है। कोई आरकॉम में इन्वेस्टमेंट करके इस कंपनी को रिवाइव नहीं करेगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए फ्रेंड्स। एनसीएलटी में जो केस चल रहा है उसका जजमेंट आने में, क्लियरिटी आने में अभी काफ़ी टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टॉक से अगर दूर रहोगे तो आपका पैसा बचा रहेगा। और लेट्स सी देखते हैं, जैसे ही आगे कोई डेवलपमेंट्स होता है हम फर्दर आपको वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी आरकॉम के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए।